अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फूलगोभी की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव। केला की खेती के सफल उत्पादन पर एक किसान की कहानी। अधिक पैदावार हेतु चना की वैज्ञानिक तरीके से बीज बुआई। दलहनी फसलों के अंतर्गत चने की एक प्रमुख फसल है, अतः जो किसान भाई इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और किस प्रकार से करें इसकी बुआई, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि हम देखें कि आमतौर पर जो दलहनी फसल हैं उनका आजकल बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। तो उसमें रबी जो सीज़न होता है, शरदकालीन सीज़न जिसे हम कहते हैं, उसमें चने का सबसे अधिक महत्व है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी फसल का दलहनी फसलों में मिलता है। शरदकालीन बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर के अंतिम सप्ताह तक मान के चलते हैं, जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ नहीं हैं। और जो सिंचित एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको हम 15 नवंबर तक भी बुआई कर सकते हैं। अब हम देखें कि इसके उत्पादन में मुख्य बिंदु ये हैं कि सबसे पहले तो बुआई के लिए उपयुक्त मृदा का चुनाव करना आवश्यक है। मृदा इस तरह की होना चाहिए कि जिसमें जल भराव न होता हो, क्योंकि दलहनी फसलों में जल भराव सबसे अधिक हानिकारक होता है। दूसरा, इसमें देखें कि कहीं भी क्षारी या उस तरह की मृदा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हल्की मृदा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो बुलई दुमट मृदा है उपयुक्त मानी जाती है। अब इसकी तैयारी की बात आती है तो चने के लिए हम कहते हैं कि ज़्यादा जुताइयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो ढेले युक्त ही अच्छी मानी जाती है, जिससे कि जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाती रहे और ये हवा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को एकत्रित करते रहते हैं। तो मिट्टी के चुनाव में यही ध्यान रखें जब बुवाई के समय उसमें उपयुक्त नमी होना चाहिए। यदि नमी की ज़्यादा कमी है तो पलेवा जिसे हम कहते हैं और सिंचाई बुवाई से पहले की वो कर लेना आवश्यक है, जिससे कि अच्छा अंकुरण हो सके। इसके बाद आती है कि उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव किया जाए। चने में हम देखते हैं कि दो तरह का उत्पादन करने के लिए उगाते हैं। एक तो देसी चना जिसे कहते हैं आप, और दूसरा होता है काबुली चना। देसी चने में हम देखें कि उत्पादन आमतौर पर प्रजातियों का अच्छा होता है, जिसमें हम देखें इसी के साथ जो काबुली चना है उसमें कि अब हम इसमें खाद और उर्वरक की बात करते हैं। खाद उर्वरक में आप देखेंगे कि इस चने को 20 से 25 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है और 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है। इसी के साथ साथ 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता है। फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय आप उपयोग कर लेना चाहिए
और नाइट्रोजन की भी संपूर्ण मात्रा जो 20 से 25 किलो है वो भी इसी के साथ उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि बीज की कितनी मात्रा लगे। हम देखते हैं कि बीज की मात्रा बुवाई के अनुसार निर्भर करती है। काबुली चने की मात्रा क्योंकि बड़ा दाना होता है इसलिए इसकी मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, और जो देसी चना जिसे कहते हैं हम, उसमें लगभग 75 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। इसके साथ बीजोपचार परम आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि चने में जो बीजोपचार करते हैं, जैसे कहते हैं कि FIR सिस्टम्स, इसके अकॉर्डिंग हम देखें, पहले तो हम फफूंद जो बीमारियां लगती हैं, जड़ सड़न हो या बीज सड़न वाली, उनके नियंत्रण के लिए इसके बीज को उपचार करते हैं। तो इसके लिए या तो आप ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है, वायु फंगस है, इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करके बीजोपचार करें, या हम देखें कि इसमें कार्बनडाजिम फफूंदनाशी है, उससे इसके बीज को उपचार कर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो चने की फसल में आती है, उसमें हम कहते हैं कि कल्चर। एक तो राइजोबियम जो कल्चर होता है जो कि नाइट्रोजन की बचत करता है, और इसलिए करता है कि उसमें जो मृदा में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ा देता है। तो 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको मिलाने के लिए ध्यान रखें कि आप 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाएं और इसको बीज पे छिड़क देंगे, जिससे कि जो राइजोबियम कल्चर है अच्छी तरह बीज की प्रत्येक सतह पर चिपक जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फास्फोरस दलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उस फास्फोरस के लिए उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB फास्फोरस घुलनशील जीवाणु जो आता है उसकी भी 200 ग्राम मात्रा प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से राइजोबियम कल्चर के साथ ही मिलाकर उपयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस फसल का अच्छा उत्पादन मिलेगा। परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कल्चर से उपचारित करने के बाद बीज को धूप से बचाना चाहिए। शाम के समय इसको बुवाई करें। बुवाई आमतौर पर किसान हम कहते हैं कि लाइनों में हल द्वारा या फर्टिसीड द्वारा करना चाहिए, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। बुवाई में देखें कि गहराई इसमें 6 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे कि जड़ों का विकास सही होता है और कम नमी की दशा में भी फसल अपने को सहनशील बनाती है और पौधा मजबूत होता है। तो इस तरह से बुवाई में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखें कि इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग की बात आती है, तो बुवाई के बाद पेंडिमिथिलिन जो शाकनाशी दवा है इसका उपयोग करना चाहिए। इस दवा की 3.3 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलें और इसको जब चने की बुआई हो जाए उसके दूसरे दिन खेत में छिड़काव कर दें स्प्रे मशीन द्वारा। तो उससे हम देखेंगे कि इसमें सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कोई भी नहीं जमते हैं। इस तरह से फसल आपकी अच्छी होती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो किसान फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं या जिन्होंने अगेती फूल गोभी की फसल लगा रखी है, उन्हें बुआई से पहले और खड़ी फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करना जरूरी है ताकि फसल से अच्छी पैदावार मिल सके, इस पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह। मैं खेती-बाड़ी का कार्य करता हूँ। अभी मैंने जो ये गोभी लगाई हुई है, जो इसका जो बीज था वो मेगा वैरायटी से था। मैंने इसकी नर्सरी अगस्त में लगाई थी, जो कि ये अगस्त लास्ट में इसकी नर्सरी तैयार होने के 15 दिन के बाद इसकी रुपाई की। रुपाई करने से पहले
मैंने इस खेत को अच्छी तरह से जुताई करी 2-3 बार और इसमें केंचुआ खाद डाली। केंचुआ खाद अच्छी तरह से 2-3 दिन पहले डाल दी और फिर उसके बाद फिर दोबारा इसकी जुताई करने के बाद पौधों की रुपाई करती और लाइनों में पौधों की रुपाई मैंने लाइनों में की। लाइनों की दूरी 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 12-13 इंच के बराबर। और फिर इसको मैंने 2-3 बार इसकी गुड़ाई की, इसके जो घास वगैरह थी खरपतवार वो निकाला और इसको मैंने 2-3 बार पानी लगाया, सिंचाई करी। इसकी सिंचाई लगभग 10 दिन के बाद करना पड़ती है। इसमें एक बिल्ट टाइप बीमारी आती है, उसका खासकर ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए डायथेन M45 डालना पड़ता, इसकी ड्रिंचिंग करना पड़ती है, उससे पौधे मुरझाते नहीं हैं। अगर फिर उसके बाद इसमें कभी कभी कीड़ा भी लग जाता है, उसको मारने के लिए स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है, जो एक आधी बार ज़रूरत पड़ जाए तो टाइम से कर देना चाहिए। जब मौसम चेंज होता है तो जैसे सर्द ऋतु आने लग पड़ती है तो बीमारियां भी कम लगती है। उसके बाद इसमें फूल अच्छी तरह से बन जाता है। जैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फूल भी बहुत अच्छा निकलता है। इसका बीज मैंने 2 पैकेट जैसे 20 ग्राम बीज बोया था, जिसको मैंने बाज़ार से 800 रुपये में ख़रीदा था और 200 रुपये की लगभग दवाइयाँ वगैरह का खर्चा आ गया था और अब इसको मैं ये 10 दिन में तैयार होने वाली है। जब ये तैयार हो जाएगी तो मार्केट में अभी वैल्यू भी इसकी ठीक रहती है और इसका कम से कम मैं 50,000 रुपये तक कमा लूँगा। अच्छी नकदी फसल है जो कि कम समय में तैयार हो जाती है और मैं इसकी खेती हर साल करता हूँ और मुझे अच्छा मुनाफा होता है। फूल गोभी की ओर अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं सरोल चंबा के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा शर्मा से। सर्दियों का समय शुरू हो गया है और जो ये हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं सर्दियों में लगाई जाती हैं और गोभी वर्गीय सब्जियों में जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और हमारी गांठ गोभी आती है। गोभी हमारी सितंबर अक्टूबर में लगने वाली फसल है और इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो हैं मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा हमारे पास इसमें आती है 500 से लेकर 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 40 से 55 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन सब्जियों की जो हमने स्वस्थ पौध है वो कैसे तैयार करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्थान का चयन करते हैं और स्थान के चयन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ जो हम पौध तैयार करने के लिए स्थान चयन कर रहे हैं वहाँ पे धूप होना आवश्यक है। स्थान चयन करने के बाद हम उसमें क्यारियाँ बनाते हैं और जो क्यारियों का जो साधारणतया जो आकार है वो रखा जाता है 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और कुछ सेंटीमीटर जैसे कि 15 सेंटीमीटर हम उसको ऊंची कर देते हैं। इससे जब हम ऊंचे क्यारी रखते हैं तो हमारे जो पानी की निकासी है वो अच्छे से हो जाती है और पानी जो है क्यारी में खड़ा नहीं रहता है। जब हमारी हमने क्यारी का आकार तय कर लिया उसके बाद हम उसमें उस मिट्टी को उसकी निराई गुड़ाई करते हैं और उसमें फिर हम खाद डालते हैं जैसे कि 20 से 25 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद। उसके अलावा जो इफ्को खाद है 100 ग्राम जो कि हमारा 12-32-16 का मिश्रण होता है उसको डालते हैं और उसके अलावा फफूंदनाशक है जैसे 15 से 20 ग्राम आप फफूंदनाशक है इंडोफिल M45 है उसको डाल सकते हैं। उसके अलावा मिट्टी में हम कीटनाशक जैसे कि क्लोरपाइरिफॉस है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसको हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं और अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई करते हैं ताकि जो हमारे गली सड़ी गोबर की खाद, फफूंदनाशक और जो कीटनाशक है वो अच्छे से मिट्टी में मिश्रित हो जाए। जब आप इन सब्जियों का बीज लें तो इसका भी हम उपचार करते हैं और इसका उपचार जैसे कि हमारे पास कैप्टान नाम दवाई आती है उसको हम 2 से 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिला लेते हैं और उस बीज का उपचार करते हैं और उस बीज उपचारित बीज को हम जो हमने तैयार की है क्यारी उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि जो बीज जो है हमारा वो बहुत घना नहीं बीजना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारी पौध है वो बहुत घनी होती है और उसके कारण बीमारियां आने का जो अंदेशा है वो ज़्यादा रहता है।
जब हमने बीज को बो दिया उसके बाद हम उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी या उसको गली सड़ी गोबर की खाद से ढक देते हैं और उसके बाद उसको हम हल्की सी सिंचाई करते हैं। पानी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी नमी ज़्यादा होगी हमारी क्यारी में तो उससे उसमें बीमारी लगने का जो डर है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए नमी भी हमारी जो क्यारी में है वो कम होनी चाहिए। जो हमने क्यारी में बीज बोया है उसको हम सूखी घास या फिर पॉलीथीन से ढक देते हैं। पर ध्यान ये रहना चाहिए कि हमें पॉलीथीन या सूखी घास को जैसे ही हमारी कोमल जो अंकुरण है वो निकलने लगता है उस समय हमें उसको निकाल देना चाहिए और हल्की हल्की जो है सिंचाई करनी चाहिए। ये जो हमारी पौध है ये कम से कम 4 से 6 सप्ताह में रोपने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब हमने रोपाई करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि उससे कम 3 से 4 दिन पहले हमने उसमें पानी देना बंद कर देना है, ताकि जो हमारी पौध है वो कठोर हो जाए और नए वातावरण में स्थानांतरण करने के लिए वो अच्छी रहे। और जब हम उसको मुख्य खेत में रोपित करेंगे उस दिन हमने उसको पानी से सिंचाई करनी है और कम से कम 1 घंटा बाद उसको अपनी जो पौधशाला है वहाँ से निकालना है और मुख्य खेत में रोपित करना है। इससे ऐसा होता है कि जो हमारी जो पौध है वो मिट्टी के साथ आती है और जब हम उसको नए क्षेत्र में रोपित करते हैं तो वो अच्छे से रोपित होती है। और ये ध्यान रखना है कि जब हमने पौध को नए स्थान पे प्रत्यारोपित करना है तो वो हमने दोपहर के बाद ही उसको रोपित करना है, ताकि हमारी जो पौध की जो बढ़वार है वो अच्छी हो सके। वो भी जो है हमारी लगती है 60 और 45 की दूरी पर, मतलब कतार से कतार की दूरी है वो है 60 सेंटीमीटर और जो एक पौध से दूसरी पौध की दूरी है वो है 45 सेंटीमीटर। इस दूरी पर आपने इस फसल को लगाना है। अब हम करते हैं इनके पोषण की बात। जैसा कि गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इनको जो है खाद एवं उर्वरक की अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें गोबर की खाद तो कम से कम 16 क्विंटल गोबर की खाद 1 बीघा क्षेत्र के लिए चाहिए होती है। उसके अलावा 20 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम हमारे पास सिंगल सुपर फॉस्फेट और औसतन 7 किलोग्राम के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें अच्छी उपज लेनी है। फिर बात आती है हमारी सिंचाई, निराई, गुड़ाई और अन्य सस्य क्रियाओं की। इसमें अगर हम सिंचाई की बात करें तो जो हमारी सर्दियों की फसलें हैं उसमें हमारी गर्मियों की फसलों की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर जो हमारी मिट्टी है उसमें नमी ज़्यादा है तो आपको कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से ही आपने उसमें सिंचाई करनी है। जब हम इसकी तोड़ाई की बात करते हैं तो लगभग पौध रोपण से 80 से 90 दिनों में हमारी जो गोभी की फसल है वो मंडी के लिए तैयार हो जाती है। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई केला की वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं और उन्हीं में से आज हम आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील किसान वीरेंद्र कुमार यादव से, जिन्होंने 1 एकड़ में केले की खेती करके 400 कुंतल के लगभग उत्पादन प्राप्त किया है। तो आइए जानते हैं इनकी इस सफलता की कहानी को। एकड़ में खेती कर रहा हूँ। 1 एकड़ में खेती कम से कम हमको 4 लाख का हमारा बिक्री हुई है, जिसमें हमारे करीब 1.5 लाख रुपए खर्चा आया है। जिसको खर्चे को हम निम्न तरीके से बता रहा हूँ। किसान भाइयों, जहाँ तक 1 एकड़ में केले के उत्पादन की बात है वहाँ पर 350 से 400 कुंतल लगभग 1 एकड़ में हुआ है और जिसमें 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से भाव मिला है, जो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक खर्चे की बात है वो सबसे पहले भुसावल से जो गांठ मंगाई वो 25,000 रुपये में पड़ी। इसके बाद खेत जुताई की तैयारी की, उसमें 10,000 रुपये खर्चा आया और गड़ाई 10,000 रुपये खर्चा आया। निराई गुड़ाई देख रेख में भी 25,000 रुपये खर्चा आया प्रति एकड़ में और खाद और गोबर रासायनिक खादें मिला करके 30,000 रुपये लगभग उसमें खर्चा आया। दवा कीटनाशक में हमारा 10,000 रुपये खर्चा आया। इसके बाद सपोर्ट के लिए बांस भी लगाने पड़े जिसमें हमारा 20,000 रुपये खर्चा आया और पानी की सिंचाई इत्यादि में भी 20,000 रुपये खर्चा आया। इससे करीब करीब टोटल 1.5 लाख रुपये खर्चा आया मेरा 1 एकड़ में। जहाँ तक इनकम की बात है वहाँ तक हमारा कम से 2.5 लाख रुपये समथिंग शुद्ध बचत आ रही है
1 एकड़ में। इस प्रकार किसान भाइयों, आप भी इस केले की खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, जैसे कि हम एक सफल किसान होने के नाते कर रहे हैं। किसान भाइयों, जो आप ये फसल देख रहे हैं, इसके पीछे कहानी इस तरह है कि हमने मई जून के महीने में भुसावल से गांठ मंगाई और वो गांठ मंगाकर हमने नर्सरी तैयार की और नर्सरी तैयार करने के उपरांत फिर अगस्त में हमने इसकी जो है तैयार जमीन में रोपाई की। रोपाई के उपरांत फिर निराई गुड़ाई करने के बाद हमने जो खाली जगह देखी उसमें हमने ग्लैडोलस के पौधे भी लगा दिए। जब तक हमारे केले के पौधे छोटे रहे तब तक हमारे ग्लैडोलस के पौधे भी तैयार हो गए, जिससे हमने 100 फसल भी ले ली और उस 100 फसल में हमने करीब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, जो अतिरिक्त लाभ है केले से अलग हट करके। इस प्रकार किसान भाइयों, ग्लैडोलस की फसल काट करके बाजार में बेच ली। फिर इसके बाद हम केले की देखरेख में लग गए, निराई गुड़ाई और पानी सिंचाई और समय समय पर रासायनिक खादें, कीटनाशक देखरेख करने के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहे। आज हम यहाँ तक सफलतापूर्वक अपनी फसल बेचकर घर में अपना परिवार में पैसे लगा रहे हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक देख रेख की बात है, वहाँ पर हमने खाद प्रबंधन के लिए अपनी मिट्टी की जांच के अनुसार जो जांच रिपोर्ट आई, वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच पड़ताल करने के उपरांत जो संस्तुति वहाँ से हमको मिली और जो बताया गया, उसमें प्रति पौधे हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक और पोटाश तीनों का प्रति पौधे 500 ग्राम से 600 ग्राम शुरू से लेकर के अंत तक प्रति पौधे के हिसाब से प्रयोग किया है। जहाँ तक जैविक खादों में गोबर की खाद है, वो भी हमने यहाँ प्रति पौधा करीब 5 किलो से 10 किलो के बीच में इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ जैविक खादें भी प्रयोग की गई हैं और इसमें कीटनाशक रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ साथ प्रति पौधे के आसपास जो साइड ब्रांचेस उसमें जो लगे हुए हैं, इन ब्रांचेस को हम बीच बीच में हर महीने निकालते रहे हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, सबसे पहले ग्रसित पौधों को पहचानने का लक्षण ये है जो पौधे की स्वाभाविक वृद्धि होती है, स्वाभाविक वृद्धि ना होकर पौधा बौना हो जाता है, पत्तियां संकुचित हो जाती हैं, ऊपर से मुरझाई हुई लगती हैं और उसमें फूल और फल की मात्रा कम हो जाती है। आप सबसे पहले जो पौधे बोने से दिख रहे हों, पत्तियां असंकुचित टाइप की लग रही हों, उन पौधों को आप अपने खेत से उखाड़ लीजिए और बाहर खेत के एक गड्ढा बनाइए जिसमें उन पौधों को, ग्रसित पौधों को दबा दीजिए। फिर इनके रोकथाम के लिए, क्योंकि ये वायरस रोग वाहक कीट द्वारा फैलता है, तो वाहक कीटों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए और वायरस रोगों को नियंत्रण के लिए आप वेटेबुल सल्फर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर और रोगार 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते रहिए। 10-15 दिन के बाद
पुनः इसको छिड़काव करिए, आपका मिर्च सुरक्षित रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने पड़ोस के खेतों के किसानों भाइयों को भी इस मात्रा का छिड़काव जरूर बताइए, क्योंकि विषाणु के जो रोगवाहक कीट हैं वो दूसरे के खेत से आपके खेत में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए आप अपने बगल के खेतों को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। पड़ोस के खेत वाले कृषक भाइयों को भी इस चीज़ की जानकारी दीजिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कीवी फल के सफल उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। इसबगोल के अधिक उपज देने वाले किस्में और बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।